किया था, है ना। कल हम लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल हो गया था, और उसमें हम लोग ने ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस पढ़ लिया था सर आपकी कि आवाज बहुत धीरे ऑर्बिटल। आ रही है। आवाज अच्छा, एक मिनट, इसको वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब देखो, अब ठीक आ रही। हल्का सा यस। सही हुआ। अच्छा, देखो सही हो जाएगा, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग ने एक ऑर्डर पढ़ा था, है ना। ये जो ऑर्डर आया था ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग एनर्जी का, हम लोग इसी ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, ठीक है। और ये अबाउ प्रिंसिपल का एप्लीकेशंस की अगर कोई बात करें कि एप्लीकेशन क्या है अबाउ प्रिंसिपल का, तो इसका सबसे जो मेन एप्लीकेशन है, इस प्रिंसिपल से जो हमें ये ऑर्डर मिलता है ना, ऑर्डर ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है, इसके बेसिस पे हम लोग किसी एलिमेंट का या फिर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट और आयन, ठीक है। एलिमेंट या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया इसमें। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका। सेकेंड एप्लीकेशन कहता है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयन, ठीक है। हम लोग किसी आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब समझ रहे हो, होता क्या है कि जिस भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे P4 का केस ले लीजिए। जैसे p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसको आप फिल करोगे तो एक ऑर्बिटल तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। बाकी दो ऑर्बिटल क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, है ना। तो होता क्या है, जब किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है। और किसी एक डायरेक्शन में स्पिन करने की वजह से वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, तो अपने चारों तरफ एक क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग होता है, ठीक है, कि उससे कोई बड़ी चीज अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन वो जीरो भी नहीं होता है। वो एक स्मॉल वैल्यू होती है बट फाइनाइट होती है। तो अगर हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड का मोमेंट निकालना चाहें, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। और ये हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना। उस मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन, n+2, है ना। ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2। और इसकी यूनिट होती है बोर्स मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट क्या होती है, बोर्स मैग्नेटॉन। शॉर्टकट में बी हम लिख देते हैं, B.M, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट में या आयन का आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें n क्या है, स्मॉल n। तो n यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन एक बात इसमें ये भी समझ लीजिए कि जो पेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं, पेयर्ड ऑर्बिटल जिनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है ना। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सेंस में स्पिन कर रहा है ना। तो क्लॉकवाइज सेंस में स्पिन कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया लगा लेते हैं कि, है ना। तो अगर अपनी जो फिंगर्स है उनको क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेट कराए, है ना,
तो उस जो थंब की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। तो अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगा। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिटल में वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में स्पिन करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन आ रहा है अपवर्ड, एक में एग्जैक्टली 180 पे आ रहा है डाउनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जीरो। जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो पेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं, पेयर्ड ऑर्बिटल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोगों को केवल मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, है ना। क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होगा, डेवलप होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या काउंट करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और म्यू यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस आयन पे। ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, और तीसरा एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए, है ना, कोई भी आयन दे सकता है, जैसे क्यूप्रिक आयन, जिंक आयन, क्रोमियम आयन, निकेल आयन, मैग्नस आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, ऐसे कोई भी आयन दे दे और आपसे पूछे बताओ कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो अगर किसी आयन के मैग्नेटिक बिहेवियर को कभी पूछा जाए कि वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, पहले उस आयन का म्यू निकाल लेंगे, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। और बेटा अगर उसका म्यू नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, देन उस सिचुएशन में वो आयन कैसे बिहेव करेगा, पैरा मैग्नेटिक, है ना। पैरा मैग्नेटिक के लिए म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। लेकिन आपने म्यू निकाला और जीरो आ गया, ठीक है। तो अगर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो वो आयन बेटा डायामैग्नेटिक आयन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो बस सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कभी भी किसी आयन के मैग्नेटिक बिहेवियर को पूछा जाएगा तो पहले तो हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर उसका म्यू निकाल के देख लेंगे। म्यू अगर जीरो आएगा तो बोल देंगे डायमैग्नेटिक है, म्यू अगर नॉन जीरो आएगा देन बोल देंगे वो पैरा मैग्नेटिक है। ठीक है। क्लियर हो गई Yes, बात, sir. Yes, है ना। yes, तो यस sir. सर। बस यही तीन एप्लीकेशन है अबाउ प्रिंसिपल के। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग हेल्प लेंगे। इस अबाउ प्रिंसिपल का जो रिजल्ट है, जो ऑर्डर हमें मिला है, दूसरा म्यू निकालते समय, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर उसका एक्सप्लेन करते टाइम। ठीक है। फिर म्यू जीरो तभी आएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अ, हाँ, क्या कह रहे हो बेटा। फिर म्यू जीरो तभी आएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। म्यू की वैल्यू जीरो तब आएगी जब उस ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मतलब उसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो म्यू जीरो आ जाएगा, है ना। जब एन, है ना, जब एन का वैल्यू जीरो होगा मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, है ना। तो अगर एन जीरो हो गया तो म्यू भी जीरो आ जाएगा। एन मत यहाँ एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो आएंगे तभी म्यू जीरो आएगा, अदरवाइज अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यू जीरो नहीं आएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। अबाउ प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन भी होता है। क्या लिमिटेशन है? बोलते हैं कि ये जो अबाउ प्रिंसिपल में लास्ट में हम लोग को ऑर्डर मिल रहा है ऑर्बिटल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो केवल बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए वैलिड है ना। जो हम लोगों ने ऑर्डर कल निकाला था 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 से, तो ये जो ऑर्डर है ये स्पेशली मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है ना। दिस ऑर्डर इज नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। ये जो ऑर्डर है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल
नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज में बोलते हैं N+L रूल वैलिड ही नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि अच्छा अगर हाइड्रोजन हाइड्रोलाइट के लिए वो ऑर्डर नहीं वैलिड है, तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोलाइट के लिए ऑर्डर होगा क्या फिर, है ना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोलाइट सीरीज के लिए जो एनर्जी होती है उनके सबसेल की, वो बेटा केवल किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करती है ना। उसको ऐसे समझ लो कि N+L रूल में मैंने दो स्टेटमेंट बताए थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोलाइकली केवल सेकंड स्टेटमेंट वैलिड होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी वैलिड होगा, मतलब एनर्जी N+L के सम पे भी डिपेंड करेगी, और अगर N+L की वैल्यू सेम आएगी तब हम लोग N की वैल्यू देखेंगे, है ना। लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोलाइक के लिए N+L के सम पे डिपेंड नहीं करेगी, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, N पे डिपेंड करेगी, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर कभी पूछा जाए या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए कहीं पूछा जाए कि बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे कम एनर्जी 1s ऑर्बिटल की होगी, इसके बाद 2s और 2p की एनर्जी आपस में बराबर होगी, ठीक है। क्यों बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है, सेम है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक लाइक स्पेसीज में जो एनर्जी है वो केवल n पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए सेकंड सेल के दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी, ठीक है। बाकी जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल का N3 हो गया, तो थर्ड सेल के जितने ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेकंड सेल वालों से तो ज्यादा ही होगी, लेकिन 3s 3p 3d, थर्ड सेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, 3s 3p 3d, इनकी एनर्जी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ऐसे फोर सेल की, आप फोर सेल में जो चार ऑर्बिटल है इनकी आपस में बराबर हो जाएगी, लेकिन फोर सेल वालों की थर्ड सेल से ज्यादा होगी, है ना। तो ये ऑर्डर आपका बनेगा, ये ऑर्डर आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलाइक स्पेसीज के लिए बनता है, ठीक है। यस सर। यस सर। है ना। इसीलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम थ्योरी पढ़ी थी, तो स्पेक्ट्रम थ्योरी में हम लोगों ने सबसे पहली सबसे लोवेस्ट एनर्जी दिखाई थी N=1 की, उससे ज्यादा एनर्जी दिखाई थी N=2 की। तो वहां पे जो एनर्जी थी वो केवल n पे ही डिपेंड कर रही थी, है ना। वहां पे इसलिए हम लोगों ने ऑर्बिटल की बात ही नहीं करी थी, ठीक है, क्योंकि N=2 में वैसे तो दो ऑर्बिटल होंगे, 2s भी होगा 2p भी होगा, लेकिन उनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम लोगों ने वहां पे ऑर्बिटल की बात ना करके केवल वहां पे हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स की बात करी थी, ठीक है। लेकिन आप अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए अगर कोई पूछे बताओ उसका क्या होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में हमें ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा उसका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जो ऑर्डर आएगा वो ये ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में आएगा, तो उसमें सबसे कम एनर्जी मुझे दिखानी पड़ेगी 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी मुझे दिखानी पड़ेगी 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s की, उससे ज्यादा 3p की, है ना। इस तरह से कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, ठीक है। खैर वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग के सिलेबस में नहीं, हम लोग को सिलेबस में मेनली हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का ही था जो हम लोग स्पेक्ट्रम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, है ना। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। अच्छा ये
एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपसे पूछा हो तो पूछा है कि हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की डीजेनरेसी कितनी होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट में देखा जाए तो 3 ऑर्बिटल होंगे, 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। थर्ड ऑर्बिटल में तीनों ऑर्बिटल होंगे, और 3s में तो खैर एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उन तीनों की एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और 3d में 5 होंगे और उनकी भी एनर्जी आपस में बराबर होगी। तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में जिनकी एनर्जी आपस में इक्वल है। 9। 9 है ना, एक s में, 3p में और d में 5। तो अगर ये तीनों का सम करते हम लोग 1 + 3 + 5, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो डीजनरेसी आ गई थर्ड ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए 9 आ गई। ठीक है, तो ऐसे वो क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। ठीक है, अच्छा बताओ फोर्थ ऑर्बिट की डीजनरेसी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम में। तो 16। 16। हाँ 16 हो जाएगी। ठीक है, हाँ वो डायरेक्ट n² के बराबर आती है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में डिजनरेसी पूछे तो जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसका सीधे क्या करो तो स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई सही में। यस सर। यस सर। अब इसमें आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो इसका तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अबाव प्रिंसिपल में जो ऑर्डर मिला है और ऑर्बिटल का, उसी ऑर्डर में ही फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को। जैसे हाइड्रोजन का करना है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है उसका एटॉमिक नंबर बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ज्यादातर आपको दे ही दिया जाएगा एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 से क्या पता चल रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से ये पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमें फिल करने हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है केवल, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे तो बेटा सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करेंगे, और अबव प्रिंसिपल में सबसे लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होता था वेनस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वेनस में ही फिल हो जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम लोग, मतलब वो पावर में लिखेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल की। तो वन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। ठीक है, और अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाना है, ऑर्बिटल पिक्चर दिखानी है, तो वेनस ऑर्बिटल में एक ही डब्बा बनाइए और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। यस अब सर। जैसे आपको हीलियम का करना है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो वेनस ऑर्बिटल में ही फिल हो जाएंगे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2। या फिर इसको ऑर्बिटल पिक्चर में दिखाना है आपको और पिक्टोरियल डायग्राम दिखाना है, तो उसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिएगा। स्पिन अपोजिट रखिएगा, मतलब दोनों सेम स्पिन में मत फिल कर दीजिएगा। ठीक है ना, पाउलीज प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हुए करना है। अब जैसे आपको कार्बन का करना है इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p। अब देखो 1s2 2s2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो 1s6,
हो गया सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या ये सही है? No, sir. है ना? तो इस तरह का काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से ज्यादा कभी एस ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा कभी नहीं फिल करेंगे। ऐसे पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। पी में 6 मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। पी में 6 से ज्यादा नहीं फिल करेंगे, डी में 10 से ज्यादा नहीं फिल करेंगे, एफ में 14 से ज्यादा नहीं फिल करेंगे। मतलब ये सबकी अपर लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो वैसे ही मतलब कि इम्पॉसिबल है, 1s6 पॉसिबल नहीं है ना? सर तो 1s2। हाँ बोलो। सर ऊपर हीलियम के ऑर्बिटल डायग्राम में सर 2s क्यों लिखा हुआ है? नहीं वो 1s है, वो 2s वो बाई मिस्टेक शायद लिखा हुआ है ना? वो ओके 1s है, 2s तो उसका खाली पड़ा हुआ है ना। 2s तो उसका ऑर्बिटल वैकेंट है। यस ठीक है, उसको 1s ही लिखिएगा आप। कार्बन में 1s2। अच्छा, s में 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, तो 1s के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 2s। उसमें भी 2 ही फिल हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अभी तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। इसके बाद 2p आएगा ना, तो वो 2p में फिल हो जाएगा। 1s2 2s2 2p। ठीक है, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 2s में और 2 2p में, है ना? अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाना है, तो ये मैंने दिखा दिया 1s, ये 2s। अब 2p में 2 फिल करने हैं, तो वो किसी भी 2 में जा सकते हैं, किसी भी 2 ऑर्बिटल में। पहले दूसरे में चले जाएंगे, या तो दूसरे मतलब सेकंड लास्ट 2 में चले जाएंगे, या फर्स्ट और लास्ट में चले जाएंगे। वो इनमें से आप ये वाला दिखा दो, चाहे ये वाला दिखाओ, चाहे ये वाला दिखाओ, हैं वो तीनों सही। ठीक है, क्लियर है? अब आपसे अगर कोई पूछे कि कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये देख के बताओ कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है दो इसके इलेक्ट्रॉनिक 2 कॉन्फ़िगरेशन में। दो हाँ, तो इसमें 2 ही अनपेड है, क्योंकि शुरुआत वाले 2 ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड है। बस यही वाले 2 हैं जो अनपेयर्ड है। तो 2 अनपेयर्ड, एन की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी। कार्बन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। अब जैसे ऑक्सीजन का करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो 2p में ही सारे के सारे फिल हो जाएंगे, है ना? p की कैपेसिटी 6 की होती है ना, तो 4 तो फिल हो ही जाएंगे। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4, है ना? इसी इसी को ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में शो करना हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 p में, और दो, हाँ पी में 4 है ना, तो 1 2 3 और 1 और 4। ठीक है, और अगर कोई पूछे ऑक्सीजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन में भी 2 देखा जाए तो 2 ही अनपेड है ना, बाकी तो सारे पेयर्ड है। पेयर्ड वालों को नहीं गिनना है हम लोग को, अनपेड इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करना है। ठीक है, अब जैसे सोडियम का करना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो इसका आप करोगे तो 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2p के आगे वाला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? 3s। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाएगा? 3s1 में। ठीक है, अच्छा, एक आपको और मैं तरीका बताता हूँ कि जैसे सोडियम का आप ऐसे भी लिख सकते हो, और नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ये मेथड थोड़ा मॉडर्न मेथड है, आजकल ये ज्यादा जेई वाले यूज कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नोबेल गैसें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहली नोबेल गैस होती है पीरियोडिक टेबल में हीलियम, उसके नीचे बैठी हुई है नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, है ना? टोटल ये 6 नोबेल गैसें होती हैं।
तो जैसे आपको क्या करना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सोडियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी पड़ रही है? नियरेस्ट मतलब उससे लेसर एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस कौन सी है? तो नियॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर नियॉन। हाँ नियॉन पड़ जाएगी, है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 से कम वाली नोबेल गैस देखा जाए तो नियॉन है। तो इसका जो सेकेंड मेथड कहता है कि पहले आप नियॉन ही लिख दो, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो जिसके जो नियरेस्ट नोबेल गैस है ना, पहले उसी को लिख दो, उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करके लिख दो। तो ये लिखने का मतलब ये हो गया कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन तो एक झटके में फिल कर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किए, एक बार में फिल कर दिए। ठीक है, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नियॉन के वैलेंस शेल में लास्ट ऑर्बिटल आता है 2p6। आर्गन के लास्ट में आता है 3p6। क्रिप्टन के लास्ट में 4p6। जीनॉन के लास्ट में 5p6। ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो नियॉन के लास्ट में 2p6 आ गया है, तो उसके बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 2p के बाद आएगा 3s। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर किस में फिल हो जाएगा, 3s में। तो यस। ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ तक तो बेटा आपका फिल हो गया नियॉन, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया नियॉन। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में फिल कर दिया, और उसके बाद वाला ऑर्बिटल बस लिख दीजिए 3s1। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, या आप ऐसे लिखते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सोडियम में, है ना, 1 ही होगा। ठीक है, इसके 3s ऑर्बिटल लास्ट, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉर्मली आप देखोगे कि लास्ट ऑर्बिटल में या कुछ केसेस में सेकेंड लास्ट में भी हो सकता है, तो लास्ट या सेकेंड लास्ट वाले में ही होते हैं, उन्हीं में देख लिया करो आप लोग। तो 3s में ही है ना। नियॉन तो पूरा फुली फिल्ड है ना, नोबेल गैस तो पूरा फुली फिल्ड होता है, तो उसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस। अब यस। जैसे आपको कैल्शियम का करना है इलेक्ट्रॉनिक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक आप देखोगे तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3p के बाद आता है 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाएंगे, 4s में। ठीक है, ये बन गया आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या फिर वो मॉडर्न वाला लिखना है तो याद करो, 2p6 तक नियॉन होता है, और 3p6 तक कौन सी नोबेल गैस फिल हो जाती है, आर्गन। आर्गन, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले आर्गन ही लिख दूं, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि मैंने पूरे 18 इलेक्ट्रॉन अप टू 3p6 ये पूरे फिल कर दिए किसमें, आर्गन में। इसके बाद बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेक्स्ट 4s ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर्गन 4s2। और इसमें कोई पूछे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 0। हाँ तो इसमें एक भी नहीं है, इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि आर्गन तो वैसे ही फुली फिल्ड है, और लास्ट में 4s ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड ही हो गया है, तो इसमें 0 अनपेड। तो ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखो, एक ये 3D सीरीज आप लोगों को याद कर लेनी है। 3D सीरीज डी ब्लॉक में जो पहली सीरीज होती है, डी ब्लॉक की पहली सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। इसमें टोटल 10 एलिमेंट होते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30, 21 से 30 तक लेकर सारे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे।
सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे। ठीक है ना। विराट तो अभी भी खेल ही रहा है, कैप्टेंसी भले ही छोड़ दी है उसने, लेकिन T20 में छोड़ी है, किसमें छोड़ी है कैप्टेंसी? आरसीबी आईपीएल में। कैप्टनसी छोड़ी। यस सर, आईपीएल में फिर। आईपीएल में है ना। हाँ, वैसे तो रहेगा ना, वनडे वगैरह में तो रहेगा, वही कैप्टन रहेगा। तो ये वाला गाना याद कर लिया आप लोग, इससे का आपको ये सारे एलिमेंट ये सिस्टमेटिकली याद हो जाएंगे, ऑर्डर ऑर्डर के साथ याद हो जाएंगे। तो सचिन से याद रखना है स्कैंडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, विराट से वेनेडियम, क्रिकेट से क्रोमियम, फिर में से मैग्नीज हो गया, फिर से आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोई से नया से निकेल हो गया, कप से कॉपर हो गया, जीतेंगे से जिंक हो गया। है ना। सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई ना कब जीतेंगे। ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर 21 से कितने हो गए? 30। है ना। ये 10 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनके आयन का पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। तो जैसे करते हैं हम लोग वन बाय वन। जैसे स्कैंडियम का करना है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। तो पहले वैसे ही फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है। 3s2 3p6, यहाँ तक हो गए 18 इलेक्ट्रॉन फिल। आर्गन में 18 फिल हो जाते हैं। इसके बाद 4s2, अब 20 हो गए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक इलेक्ट्रॉन 4s के आगे वाले ऑर्बिटल में फिल होगा। और जरा देख के बताओ 4s के आगे कौन सा ऑर्बिटल आता है 3D सीक्वेंस? 3D आता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 4s के आगे वही अबव वाले प्रिंसिपल है हम लोग देखें तो 3D आता है। तो मैंने लिख दिया 3D1। तो ये आपका स्कैंडियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो स्कैंडियम के नीरेस्ट नोबल गैस वही आर्गन ही पड़ेगी। तो पहले आर्गन लिख दो और 4s2 3D1। ये इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो शॉर्ट वाला लिख देते हैं आर्गन 4s2 3D1। ठीक है। अच्छा, आप Yes. लोग अगर स्कूल पेपर में करिएगा, सब्जेक्टिव पेपर में, तो आप लोग यही वाला लिखिएगा, पूरा वाला। ठीक है। हो सकता है कि ये वाला बताया ही ना गया हो या कंसीडर ना कर रहे हो वो लोग, तो आप लोग पूरा वाला ही लिखिएगा नॉर्मल स्कूल पेपर में। ठीक है। अब वैसे दोनों सही है, दोनों में गलत कोई नहीं है। अब इसमें जैसे आपसे पूछा जाए, बताओ कि स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? सब 1। है ना। 1 अनपेयर्ड है। अच्छा, यस 1। तो हाँ हाँ, एक एक लिख दो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब टाइटेनियम कैसे करना है? ठीक है। टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी फिल कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक 20 हो गए। इसके बाद बचे दो, किसमें आएंगे? 3D2। हाँ, 3D2। इसका सॉर्ट हो जाएगा आर्गन 4s2 3D2। ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेनेडियम का करना है, तो वेनेडियम में 23 है एटॉमिक नंबर। तो पहले आर्गन लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 4s2 3D3। है ना। बोलो Yes. भाई। यस सर। अब जैसे क्रोमियम का करेंगे तो देखो इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। क्रोमियम एंड कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब जैसा होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है वो वाला रॉन्ग होता है ना। देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे क्रोमियम का आप करोगे
तो क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 3d4। वैसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि ये होना चाहिए, है ना, कोई भी नॉर्मली करेगा अकॉर्डिंग टू रूल तो यही बनता है इसका, लेकिन ये रॉन्ग है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करेक्ट है, क्या रॉन्ग है इसमें? तो इसमें होता क्या है कि जो ये लास्ट वाला ऑर्बिटल है, ये जरा देखो आप लोग, इसमें डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और अभी एक हम लोग रूल पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल में जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आते ही डी ऑर्बिटल आधा फिल हो जाता है। आधा फिल मतलब वो हाफ फिल्ड हो जाता है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और ऐसे ही फुली फिल्ड ऑर्बिटल तो इससे भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो डी हमेशा हाफ फील्ड में रहने का कोशिश करता है, मतलब डी ऑर्बिटल अपने आप को हाफ फील्ड करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल ऑर्बिटल ऑलवेज मोर स्टेबल होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन देखने को मिलती है कि जब भी, अच्छा यहाँ पे डी ऑर्बिटल कैसा है, यहाँ पे D4 है, तो D4 आपका पार्सली फिल्ड है। D4 कैसा है, ये पार्सली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड नहीं है। लेकिन हाफ फिल्ड से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। D4 में देखा जाए तो डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। तो ये हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने मतलब ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले ऑर्बिटल, इसके जस्ट पहले देखो एस ऑर्बिटल बैठा हुआ है, 4s ऑर्बिटल, उससे एक इलेक्ट्रॉन वो कैरी कर लेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वो पोलराइज करा लेता है। और ऐसा करने पे क्या होता है, वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, है ना। बोलो भाई। और एस में भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुली फिल्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो उस समय हाफ फिल्ड है। मतलब एस से एक इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो वो बहुत अनस्टेबल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी हाफ फिल्ड है ना। तो एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन वो पोलराइज कर लेगा और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, तो क्रोमियम का जो करेक्ट वाला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा जंप कर दीजिएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के 4D में चला जाएगा, 3D में चला जाएगा। 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा, और ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4s1 3d5। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। यस। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रोमियम का ये वाला मत लिखिएगा, है ना। और इसी को शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक आर्गन हो गया, और 4s1 3d5। ठीक है, इसमें एस ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है और डी ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है, दोनों ही हाफ फील्ड हो गए। और स्पेशली वो डी ऑर्बिटल ने पोलराइज कराया है। डी ऑर्बिटल जब भी D4 होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन पोलराइज करा के क्या कर लेगा, D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही? Yes, sir. यस। तो ये सिचुएशन होती है क्रोमियम में। इसके आगे से मैग्नीज है, तो मैग्नीज में ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैग्नीज का जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। ठीक है, इसका आप करके देखोगे तो आएगा 4s2 3d5। ये ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये पहले ही से हाफ फील्ड है तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आर्गन
आयरन का करना है तो ये हो जाएगा 4s2 3d6। ठीक है। इसके बाद से कोबाल्ट का करना है तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बचे 2 और 4s में तो 20 हो गए, और बचे 7 इलेक्ट्रॉन 3d में। निकिल में आर्गन 4s2 और 20 हो गए, बचे 8 इलेक्ट्रॉन 3d8। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर इसमें एक एक्सेप्शनल और बनता है कॉपर। ये कॉपर और क्रोमियम, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनको हम लोग बोलते हैं ये दोनों कुकर है ना। कुकर, कॉपर क्रोमियम मिला के पढ़ो क्या बनेगा, कुकर। तो ये कुकर टाइप के लोग हैं, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बोलो भाई। yes, sir. कॉपर का आप नॉर्मली करेंगे तो ये बनेगा 4s2 3d9। लेकिन यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, 3d9 डी ऑर्बिटल की में डी सबसेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बस एक ही इलेक्ट्रॉन कम है फुलफिल्ड होने से, है ना। तो इसके मन में ये चल रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बस और मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, फुली फिल्ड हो जाऊंगा और पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, है ना। तो ये फुली फिल्ड होने के लिए तड़प रहा है बिल्कुल, और इसके लिए वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, पोलराइज करा लेगा। ठीक है। ये अपने आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। ये वाला आप लोग मत लिखिएगा, वो तो मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि होना ये चाहिए, एक्सपेक्टेड है, बट ये बनता नहीं है। ठीक है। जैसे डी में 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वो पोलराइज करा लेता है साइमल्टेनियसली, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा बेटा डी ऑर्बिटल उसका। इसमें उसका डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। तो सर फोर फिर एस इसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे क्या? एम्पेट्रॉन बताओ कितने होंगे। सर एक 1 होगा। एक ही होगा, है ना, क्योंकि देखो बेटा डी हाँ में यस 10 सर। इलेक्ट्रॉन फिल होने का मतलब समझ रहे हो कि सारे डब्बे भर गए, सारे ऑर्बिटल क्या हाँ हो गया, यस सर। फुली फिल्ड हो गए, है ना। डी में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब वो हरा भरा ऑर्बिटल है, वो फुली फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। तो इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन इसके पड़ोस वाले में जो 4s ऑर्बिटल है इसमें एक अनपेयर्ड हो गया। तो अगर कोई पूछे कि कॉपर का न्यूट्रल कंडीशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 1 बोलना पड़ेगा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। ठीक है। तो एक ये वाला भी हम लोग को याद होना चाहिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये थोड़े से एक्सेप्शनल है और ज्यादातर आपसे क्वेश्चन में पेपर में जानबूझ के किसी ना किसी एक ऑप्शन में वो क्रोमियम को डाल देगा, या क्रोमियम का कोई आयन डाल देगा ऑप्शन में, या कॉपर का कोई आयन डाल देगा, है ना। क्योंकि अगर बच्चे ने ये वाला लिख दिया या इससे उसने आंसर निकाला तो उसका आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। ऐसे जिंक का करोगे तो जिंक में तो कोई समस्या नहीं है, उसमें एस ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड हो जाएगा और डी ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड हो जाएगा, है ना। जिंक में सिंपल जैसा होना चाहिए वैसा ही रहेगा। हाँ, कोई पूछे जिंक में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कितने बताएंगे हम लोग। 0 जीरो। हाँ, तो जिंक में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जिंक का मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रल कंडीशन में 0 आएगा। ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही सभी को। यस। तो आपको 30 तक तो सभी को याद ही रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी 11th में आपसे अप टू 30 एटॉमिक नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर अब जब हम लोग 12th में जाएंगे तो वहां पे कुछ इसके आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग डी ब्लॉक वगैरह एक चैप्टर पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें 30 के आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल 30 तक तो सभी को पता ही होना चाहिए।
ठीक है। अब इसमें ये मैंने कुछ रूल्स लिख दिए हैं, ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ना। जैसे डी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, तो आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, है ना। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ऐसा नहीं कि किसी एक ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, किसी एक में एक मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा कोई और देखोगे, कोई भी, जैसे D6 देख लो, तो D6 में क्या है कि सब में एक एक, और एक को दो मिल गया, एक ऑर्बिटल को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, बाकी सबको एक एक। तो दिस सिमेट्रिक दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कॉल्ड सिमेट्रिकल, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, ठीक है। और ऐसे ही डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जब भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ ऐसे ऑर्बिटल की एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होती है। ऐसे ऑर्बिटल की एक्सचेंज एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अभी एक्सचेंज एनर्जी आएगा ये वाला पॉइंट कहीं पे, तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ आपको एक्सेप्शनल केस याद रखने हैं कि किसमें जंप होता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन दिखे कि डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो और डी के पड़ोस वाले में ऐसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट होके, एस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली वो डी ऑर्बिटल जो है वही पोलराइज करा रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो डी ऑर्बिटल के वजह से लग रहा है। डी ऑर्बिटल एक्चुअली पोलराइज करा लेता है एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से। हमेशा गरीब आदमी मारा जाता है। एस ऑर्बिटल बेचारा गरीब आदमी है ना, उसके घर बेचारा झोपड़े में रहता है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत आसान है, ठीक है। और डी डी ऑर्बिटल समझ लो डॉन टाइप के लोग हैं, ठीक है ना। तो उनका तो काम ही यही है, दूसरे का छीनना, ये सब करना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज करा के खुद स्टेबल हो जाएगा। और ये आपको क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो देखोगे कि क्रोमियम के जस्ट नीचे बैठा हुआ है मॉलिब्डेनम। तो जैसे क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट होता है ना, ऐसे ही मॉलिब्डेनम में भी एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन भी इसी टाइप का होता है, S2D4, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला केस आपको क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में मिलेगा देखने को। ऐसे S2D9 वाला S1D10 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। D9 वाला एक इलेक्ट्रॉन पोलराइज करा के D10 बना लेगा, फुली फिल्ड हो जाएगा डी ऑर्बिटल इसमें। ये आपको कॉपर में तो दिखेगा ही। कॉपर के नीचे आप देखो पीरियोडिक टेबल में सिल्वर बैठा है, गोल्ड बैठा है, तो इन सभी में यही कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। कॉपर में तो देखने को मिलता ही, मैंने नीचे लिख देता हूँ, कॉपर में तो देखने को मिलता ही, कॉपर में जैसे आर्गन 4s1 3d10। ऐसे कोई पूछे सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो सिल्वर जस्ट उसी के नीचे बैठा है, कॉपर फैमिली में ही बैठा हुआ है। और इसमें नोबेल गैस एक नीचे वाली ले लेना, आर्गन के नीचे कौन सी नोबेल गैस होती है, क्रिप्टन। और इसमें एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा देना, क्योंकि जैसे ही एक ग्रुप नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उसमें एक नई सेल जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे 5s हो जाएगा और यहाँ 4d हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन यहाँ भी सिमिलर होगी, 5s1 4d10। ऐसे कोई पूछे गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो गोल्ड में क्रिप्टन के नीचे कौन सा आ जाएगा, जीनॉन आ Xenon. जाएगा नोबेल गैस। और 6s1
5d10। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, क्योंकि वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग टू सेम ग्रुप। सेम ग्रुप मतलब इनका ग्रुप नंबर 11th होता है अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर देखने को मिलता है। तो कॉपर का तो है ही एक्सेप्शनल टाइप का, सिल्वर गोल्ड का भी, मतलब ये पूरी फैमिली जो है ना, ये इस पूरी फैमिली में तीनों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। ऐसे ही जब आप 12th में एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, वैसे अभी 11th में एफ ब्लॉक वाला हम लोग को एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एफ ब्लॉक में भी एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा कि गैडोनियम करके एक एलिमेंट है आपका एफ ब्लॉक में, उसमें एफ ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिल होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा लेता है। क्यों करा लेता है? क्योंकि एफ में 7 इलेक्ट्रॉन आते ही वो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। एफ एफ सबसेल में 7 कमरे होते हैं ना, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और F7 का मतलब समझ रहे हैं आप, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। यहाँ भी वही सिचुएशन आती है देखने में, ठीक है। और ऐसे एफ में 13 अगर कभी होता है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 14 कर लेता है। तो बस ये इतने ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो ड्राइविंग फोर्स कैसी लगती है? एट्रैक्ट, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब पढ़ोगे तब वो समझ में आएगा ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो हमेशा क्या लगता रहता है, रिपल्शन ही लगता रहता यस सर। है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में देखेंगे तो वो रिपल्शन लग रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा रहा है, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली क्या है कि स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से, जैसे D4 में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करके D5 बनेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम में उसकी एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे ऐसे समझिए, ये एनर्जी लेवल है D4 का, मान लीजिए, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में। लेकिन जैसे ही वो D5 में बनेगा तो उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी, D5 की एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम में D4 से कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है पहले से, ठीक है। यस सर। और एक ये बहुत टिपिकल एक्सेप्शनल केस होता है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा देखने मिलेगा, पैलेडिनम, Pd जिसको बोलते हैं। इसमें क्या देखने मिलेगा, इसकी डी, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये वाला 8 उसके पड़ोस में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात ये कॉमन है कि d से पहले s जरूर आता है। आप जरा जो कल हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था ना अब्बा वाला, एक बार जरा उस पर नजर डालो। डी से पहले एस जरूर आता है, जैसे 3d से पहले देखो कौन ऑर्बिटल बैठा हुआ है, 3d से जस्ट पहले 4s है, मतलब कि डी से सबसे नियरेस्ट नेबरिंग ऑर्बिटल जो होता है वो 4s ऑर्बिटल होता है। जैसे देखो 4d से पहले कौन आ रहा है, 5s आ रहा है, ठीक है। तो d से पहले s आता है, तो हमेशा जो d ऑर्बिटल होता है वो s का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो उसके सबसे नियरेस्ट एनर्जी, d और s के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इस वजह से d वाला s से पोलराइज करा लेता है आसानी से इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि D8 वाला s के दोनों इलेक्ट्रॉन पोलराइज करा लेगा और खुद क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा, और s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा उसका। ये बस एक टिपिकल केस, एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाते हैं। अदरवाइज आप इसके अलावा जितने भी केस देखोगे पीरियोडिक टेबल में,
उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पोलराइज। दो इलेक्ट्रॉन वाला केवल एक यही सिंगल केस देखने को मिलेगा। पीडी का आप करके देख सकते हो। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 46 होता है, एटॉमिक नंबर, है ना। पीडी का आप बना सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। 46 का जैसे करके देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब इसके बाद देखो 43 के बाद 45 आता था, तो इसके बाद आएगा 4p और 5s, है ना। वो वही वाला फंडा याद है ना, 40 है ना, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और 45 के बाद क्या आता था, 4 5 6 आता था। अब जो ये वाला 4 है वो तीसरी बार आ रहा है, मतलब ये है हमारा डी ऑर्बिटल, 4d। तो यहाँ तक आप देखो तो मुझे लग रहा है यहाँ तक पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जरा देखो। देखो 3d10 तक तो 30 हो गए, 6 और ऐड कर दो और 2 और ऐड कर दो, 38। 38। और बचे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 46 फिल करने हैं हम लोग को, 8। 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4d। तो अगर किसी को नहीं पता होगा वो यही लिख देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो 4d8 फुलफिल्ड हो जाता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा लेता है 5s के, अपने पड़ोस के जो नियरेस्ट ऑर्बिटल है 5s से 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट करा लेता है, दोनों के दोनों एक्साइट करा लेता है। इसको अब नोबल गैस के रिस्पेक्ट देखोगे तो नोबल गैस में देखो 4p6 आता है किसमें, देखो 2p6 आता है नियोन में, 3p6 आर्गन में, 4p6 आएगा क्रिप्टन में। नोबल गैस में लास्ट में p6 आता है ना, तो क्रिप्टन के बाद लिख दो 5s2 3d8, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे बेटा। तो इसका जो करेक्ट वाला बनेगा वो ये वाला बनेगा, 5s0 4d10, ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सर तो बस निकल एक, तो नहीं हो सकता ऐसा? नहीं निकल में नहीं होता है, यही खास बात है कि पीडी के जस्ट ऊपर निकल बैठा हुआ है, लेकिन निकल में ये चीज नहीं होती है। उसमें लॉजिक आप लोग पढ़ोगे आगे कि 4d ऑर्बिटल की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, 4d की सबसे ज्यादा होती है, फिर इसके बाद 5d की होती है और फिर 3d की होती है। पोलराइजिंग पावर का एक ऑर्डर ये पढ़ते हैं हम लोग डी ब्लॉक में। तो 4d ऑर्बिटल सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर लेता है, फिर 5d और फिर 3d। तो 3d की सबसे कम होती है, उसमें देखो निकिल में, वैलेंस शेल में निकिल में देखो तो 3d आएगा, है ना। 3d की पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पोलराइज करा दे। तो इसमें तो निकिल ऐसे ही रहता है, इसी फॉर्म में रहता है 4:3। ठीक है। यस सर तो वेरिएबल सर वैलेंसी बेसिक कैसे होती है? हाँ क्या करो। सर वेरिएबल वैलेंसी बेसिक कैसे होती हाँ वेरिएबल वैलेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम लोग बता सकते हैं वेरिएबल वैलेंसी उसकी कितनी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। सर सर हाँ ये हाँ जो बताओ। आप बाउ का सर ये जो सीरीज लिखी हुई है सर 1s2 2s2, तो सर इसमें सर 5d से पहले तो 4f आ गया है सर, इसमें तो s नहीं आया। नहीं, कौन सा 5d से पहले? सर 5d से पहले 4f है। अच्छा आगे वाले में देखा होगा, 5d से पहले 4f आता है, हाँ ठीक है। और 4f से पहले s आता है, ये वाला देखो। 5d से पहले 4f आ रहा है और 4f से पहले 6f आ रहा है। तो इसीलिए जब आप 5d सीरीज के एलिमेंट में देखोगे तो 5d सीरीज के एलिमेंट में हमेशा पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है।
क्योंकि उससे जस्ट पहले 4f ऑर्बिटल आ चुका होता है, और 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं देगा किसमें 5d में। तो जैसे मैंने आपको ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया था, इससे आप समझ सकते हो। ये वाला क्रोमियम और मॉलिब्डेनम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में तो D4 वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेता है, लेकिन मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन बैठा हुआ है, टंगस्टन में ऐसा नहीं हो पाता है। टंगस्टन में वो D4 ही बना रह जाता है। अगर टंगस्टन का अगर कोई पूछ दे, ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, है ना। उसको ऐसे याद कर सकते हो, इसका निमोनिक हाँ, कर लो मोहब्बत वरना, कर लो मोहब्बत वरना, ऐसे याद कर लो। ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक में। तो क्रोमियम में तो एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है ना। जैसे क्रोमियम में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोमियम का आर्गन और 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक जंप करके वो चला जाएगा 3d में। क्रोमियम में तो जंप हो गया, मॉलिब्डेनम में भी ऐसे ही जंप हो जाएगा, है ना। क्रोमियम में नियॉन होगा ना, सॉरी नहीं आर्गन होगा, सॉरी, ठीक है। और क्रिप्टन इसमें 5s1 और 4d5। लेकिन टंगस्टन का जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हो पाता है, 6s2 और 5d4 ही रह जाता है। तो ये क्वेश्चन जब आप 12th में पढ़ोगे डी ब्लॉक वाले, ये अभी आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, फिलहाल 11th में नहीं पूछा जाएगा इतना, लेकिन आपने बोला है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये टंगस्टन में ये एक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। कोई पूछे इसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन यही है कि 5d के जस्ट पहले कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, 4f ऑर्बिटल आ जाता है, और उसके बाद उससे पहले आता है 6s। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है ना। 6s और 5d के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो पोलराइजेशन होता है ये नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोलराइज नहीं करा पाता है, ठीक है। यस सर। हाफ फिल्ड नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। सर टंगस्टन का लेकिन फुली, टंगस्टन के रॉन्ग लिखा है ना, तो उसमें पहले 4f भरिए, सीधे डी भर दिए हैं आप। अरे बेटा वो जीनॉन जब लिखोगे ना, तो जीनॉन में 4f फिल हो जाता है पूरा, यस है ना। सर। वो सर जीनॉन में कवर हो जाता है, गोल्ड में तो होता है, इसलिए लेकिन ऐसा मैंने होता नहीं है लिखा। सर गोल्ड में हो जाता है हाँ, 6d में भी। गोल्ड में इसलिए हो जाता है कि वो फुली फिल्ड हो रहा है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से रिलेटिवली बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल होता है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काफी कम होती है ना। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन 6s से तो चला जाता है D9 वाले केस में, लेकिन वो D4 वाले में नहीं जा पाता है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है इसमें, D4, ऐसे समझो D4 और 6s में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, लेकिन D9 D4 से थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो D9 और 6s के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो जंप हो जाता है, वो D9 से D10 हो जाता है गोल्ड में। लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पाता है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब पोलराइज नहीं हो पाता है इससे। और बीच में 4f ऑर्बिटल भी आ रहा है, इसलिए एनर्जी डिफरेंस ऑलरेडी ज्यादा ही है उसका, ठीक है। तो ये बातें अभी थोड़ा कम समझ में आएंगी, एक्चुअली ये अभी इस चैप्टर की बातें हैं भी नहीं। आपको इस चैप्टर में बस 30 तक अभी अच्छे से याद कर लो, 30 तक तो पूछे जाएंगे आप लोगों से, उसके ऊपर अभी फिलहाल पूछे नहीं जाएंगे। आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है।
वो 12th में क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कुछ बातें, तो उनको बस नोट कर लो अभी फिलहाल। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, आयन का कैसे करते हैं, आयन का भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन ले लिया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयन। ठीक है, आपको कुछ आयन दिए हुए उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और आल्सो प्रेडिक्ट देयर मैग्नेटिक मोमेंट। आपसे कह रहा है इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो कितना है, या इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, या टोटल स्पिन। ठीक है, ये दो तीन बातें कई बार आपसे पूछी आएंगी। तो जैसे मैंने इसमें दो एग्जांपल लिए, एक फेरिक आयन का है, एक क्रोमिक आयन का है ना, इन दोनों का करना है। तो जैसे एक मैं बताऊंगा, एक आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे मुझे फेरिक आयन का करना है, तो तरीका ये होता है कि किसी अगर आयन का करना है तो पहले आप न्यूट्रल एलिमेंट का करो, आप डायरेक्ट आयन का मत बनाना कभी। ठीक है, डायरेक्ट बनाने में गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इसमें मैथमेटिक्स लगा दिए कि इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है सर, 3 निकल गए, बचे कितने 23, और आपने डायरेक्ट 23 इलेक्ट्रॉन का कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग आ जाएगा, है ना। तो उसमें तरीका क्या है कि पहले आप जो भी न्यूट्रल एलिमेंट है उसका कर लो। न्यूट्रल एलिमेंट मतलब आयरन का पहले करते हैं, चलो आयरन का 126 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6, 4s2, तो लास्ट में बताओ कितना आएगा, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d6। ठीक है, अब इसको आप वैसे ही लिख दो, 3p6 तक मतलब आर्गन हो गया। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने बना दिया कि इसका आयरन का। ठीक है, आयरन अभी न्यूट्रल है बेटा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में। अब लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया था किसका, Fe3+ का। तो अब मुझे क्या करना है, आयरन से Fe3+ का बनाना है, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, है ना। Fe से Fe3+ कैसे बनेगा, जब उसकी वैलेंस शेल से हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 3। है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अब समस्या की बात बस यहाँ पे एक आती है कि सर वो 3 इलेक्ट्रॉन किससे निकालें, वो तीनों इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल लें, कि वो तीनों इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल लें। आर्गन से तो निकलेगा नहीं क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में किसी से निकलेगा, तो 4s से निकलेगा कि 3d से निकलेगा, बताओ भाई किससे निकलेगा। सर 2 4s से और 1 3d से। 2 4s से 3d से, बहुत बढ़िया। क्यों ऐसा, 4s से क्यों पहले 2 निकाल रहे हैं हम लोग, आउटर मोस्ट सर शेल आउटर मोस्ट शेल तो 4 है। आउटर मोस्ट शेल 4 है ना, और आउटर मोस्ट शेल से पहले क्यों निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, क्यों पहले निकलते हैं, इसका रीजन क्या होना चाहिए। आंसर आप लोगों को पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम थ्योरी को सोचो जरा, जितना न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी क्या होती जाएगी ऑर्बिट की, कम की ज्यादा, वीक। है ना, बढ़ती रहेगी। एनर्जी बढ़ती आएगी। ठीक है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, कम। कम होता रहेगा। कम होता जाएगा, है ना। तो देखो यही चीज सबसे बेसिक है यहाँ पे। देखो जैसा हम लोग थ्योरी में बोल रहे हैं कि Fe से Fe3+ बना रहे हैं, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कोई छोटी, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई वैसी कोई चीज तो है नहीं कि गए परचून की दुकान में 3 इलेक्ट्रॉन खरीद लाए वहां से, है ना। मतलब कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको हम लोग नॉर्मल लेन देन में यूज कर सके, है ना। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाल, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो आप, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, आपको हीट देनी पड़ेगी, या तो कोई रेडिएशन उसमें इंसिडेंट करानी होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या तो कोई आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे,
तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, या फिर आप हीट करना शुरू कर दो, थर्मल एनर्जी देना शुरू कर दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं दे सकते हम लोग, तो हम लोग उसको मतलब अपने किचन में अपने जो क्या होती गैस के ऊपर हीट करना शुरू कर देंगे उसके सैंपल को, या लैब में जाके स्प्लिट लैब में हीट करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास यही दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के। और देखो सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होंगे, जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होंगे, है ना। तो जैसे आपने हीट देना शुरू किया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही उसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये न्यूक्लियस से बेटा सबसे लूजली हेल्ड होंगे, इनको आयनाइज करने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखो आयनाइज करने का मतलब इनको कहाँ पहुंचा दे, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में, और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में पहुंचाने के लिए इनकी एनर्जी वैसे ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इनकी एनर्जी जीरो के काफी नजदीक होगी, तो इनको तो बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, खट से वो पहुंच जाएंगे कहाँ पे, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे, मतलब वो एटम से बाहर निकल जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में जाने का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, बोलो भाई। यस फिर इसमें इनका वर्क तो कम होगा ना। हाँ, ऐसे समझो कि जैसे कोई मल्टीप्लेक्स है, उसमें 15 मंजिलें हैं, और एक उसमें लिफ्ट नहीं लगी हुई है, उसमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, और आपको 15वीं मंजिल पे जाना है ना, ये फाइनल ऊपर वाली, इसके ऊपर कोई मंजिल नहीं। ठीक है, और आप 14वीं मंजिल में, एक बंदा 14वीं मंजिल में, एक दूसरी मंजिल में, और दोनों सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के जा रहे हैं बेचारे, तो किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? सर, जो दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल वाला तो ऊपर जाते जाते पता लेट जाएगा उतना थक जाएगा बेचारा, क्योंकि इतना सीढ़ी चढ़ेगा तो हालत खराब हो जाएगी उसकी। उसकी सबसे, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी, उसको ग्लूकॉन डी पिला के भेजा जाएगा तभी हो सकता है पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन 14 वाला तो बस खट से कुछ सीढ़ियां चढ़ेगा, 15 फ्लोर में पहुंच जाएगा। तो वही बात है कि इसको आयनाइज होने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो यही सेम सिचुएशन होती है न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ना ऑर्बिट, उसकी एनर्जी पहले ही से बहुत ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की, और उसको इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो थोड़ी सी ही रिक्वायर्ड होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर आप हीट देंगे तो सबसे पहले तो वही आयनाइज हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड भी है, उसकी खुद की एनर्जी भी काफी ज्यादा है ना। इसका मतलब हम लोग हमेशा इस बात को डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी, तो हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा किसका है, किस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। तो ये हम लोग को दिख गया 4s का ज्यादा है, मतलब ये फोर्थ सेल का s ऑर्बिटल है, और फोर्थ सेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगी, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होंगे। तो पहले तो बेटा इसी के दो निकलेंगे, पहले देखा जाए तो दो इसी से निकल जाएंगे, लेकिन हमें निकालने 3 है ना। तो एक जो फिर निकलेगा फिर वो इससे निकल जाएगा 3D से। बोलो भाई, इसका मतलब Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 4s0 3d5। बताओ, चमक रहा है बिल्कुल। यस 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 ठीक है, तो सर आयन वाले मेरा क्वेश्चन को कनेक्शन भी थोड़ा बेटा, सा लॉस हो गया था, एक बार और बता देते हैं। मेरा कनेक्शन थोड़ा अच्छा अच्छा, तो कहाँ तक सुन लिया था तुमने अभी, कहाँ तक समझ लिया, यही वाला मतलब बता लास्ट दिए। क्या? हम्म, सही, यही वाले बता दिए, ये जो अभी आपने करवाया। हाँ देखो, जीरो इसमें कैसे मेन पूछना है? आपको देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ कि पहले आप उस न्यूट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपको आयन का बनाना है, तो आप देख लीजिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। Fe से Fe3+ बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बताओ कितने निकालने हैं। बोलो भाई, Fe से Fe3+ बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? सर 3। 3 निकालने हैं। ठीक है,
तो अब वो 3 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से निकालने, मेन यहाँ पे समस्या यही है कि 4s से निकालें कि 3d से निकालें। तो उसमें ये आप याद रखिए कि जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा, है ना, जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, है ना। और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसका न्यूक्लियस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, है ना। यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे आसानी से निकल जाएंगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s से निकाल लेंगे, लेकिन निकालने तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, आप ही ने अभी मुझे बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन सर निकालने हैं। यस तो सर। 2 इससे निकाल लेंगे, अब ये तो खाली हो जाएगा। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन फिर 3d से निकाल लेंगे, उससे कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल से निकाल लेंगे। ओके सर, समझ ठीक है, गया। हाँ ये तरीका है बस। तो इसके बाद देखो, अगर आपको इसी आयन का क्या पूछा जाए, मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसके लिए हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू। एन इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे बस इतना आप लोग बता दो कि Fe3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको देख के आप लोग बताओ कि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, Fe3+ वाले में। 5 5 5 होंगे, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि डी डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन फेल हो रहे हैं, इसका मतलब, और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं पूरे, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक होगा, मतलब पूरे पूरे पांचों अनपेड होंगे। तो यहाँ पे बेटा एन की वैल्यू हम लोग 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 5 इंटू 7, तो ये √35। अगर ये 36 होता तो परफेक्ट स्क्वायर इसका हो जाता 6, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा 6 से, 5.9 बोर्स मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब फेरिक आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है 5.9 बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बस यही सब बातें आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा, बहुत ज्यादा ये पूछ लेगा, बताओ ये आयन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो क्या बोलेंगे, इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे तो डायमैग्नेटिक पैरामैग बोलेंगे, पैरा पैरामैग्नेटिक, है ना, बहुत बढ़िया। जब भी म्यू नॉन जीरो वैल्यू आ रही हो तो पैरामैग्नेटिक, जब म्यू जीरो आने लगे तभी बोलना डायमैग्नेटिक, है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो फेरिक आयन है पैरामैग्नेटिक आयन है। ठीक है, ये वाला चलो आप लोग करके बताओ मुझे, क्रोमियम का करना है, क्रोमियम 3+ का करना है। क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो पहले, और फिर इसका मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, फिर बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ये वाला आप लोग एक बार करो खुद से। यस सर। हाँ हो गया। हाँ यस तो सर। इसका पहले आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है। सर क्रोमियम आयन का हाँ क्रोमियम आयन का। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। हाँ ठीक है, करेक्ट, 4s0 3d3 आ जाएगा। ठीक है, और चलो फिर जूही ने तो बता ही दिया, आप कोई मुझे बता दो, अ, दीप्ति बेटा तुम बताओ इसका म्यू कितना आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। सर 1 मिनट। अ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दीपिका तुम बता दो।
सर √15। √15 है ना, ठीक है करेक्ट, √15 आएगा। मतलब आप निकालोगे डेसिमल में तो कितना आ जाएगा, 3.9। 3.8 3.9, समथिंग आएगा। 3.8 के आगे डिजिट एक और निकालो, वो 5 से बड़ी आएगी, तो यस सर। राउंड ऑफ करने पे वो सर 3.9 आ जाएगा। 3.85 समथिंग आ रहा है। हाँ 5 के आगे वाली निकालो। तो राउंड ऑफ करोगे ना तो 3.9 आ जाता है। अच्छा चलो ठीक है, 3.89 मान लो, 3.89 लगभग 3.9 आ जाएगा। अच्छा पीयूष बेटा बताओ, ये पैरामेट्रिक है डायमेट्रिक है? पीयूष गौतम। सर पैरामैग्नेटिक। पैरामेट्रिक, बस ठीक है, बस यही सब बातें आप लोगों से पूछी आएंगी। कुछ टोटल ठीक है, भी लिखा था, टोटल स्पेन क्वेश्चन में। हाँ बता रहे, वो एक फॉर्मूला होता है, अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी बताता हूँ। तो क्रोमियम का देखो, पहले आपने किया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लेकिन ये ध्यान रखना, क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका हो जाएगा 4s1 3d5। फिर इससे आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। देखो ये यहाँ तक तो आर्गन ही है बेटा, तो आर्गन को लिख दो 4s1 3d5। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, है ना। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले मैं निकालूंगा एक इलेक्ट्रॉन 4d से, 4s से सॉरी, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे मुझे 3d से। तो इसके आयन का बन जाएगा 4s0 3d3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी का ये बन ही गया होगा, क्रोमियम यस 3+ आयन का। और इसमें डी सबसेल में आप अगर इसका डी सबसेल कॉपी में ड्रॉ करके बनाओ, तो उसके डी ऑर्बिटल में देखोगे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो √15 आएगा इसका म्यू, लगभग वो 3.9 बोर्स मैग्नेट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस आयन को पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। क्रोमियम आयन कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, इसका जैसे टोटल स्पिन निकालना है, अगर आपको कभी किसी आयन का टोटल स्पिन निकालना हो, तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल स्पिन इज इक्वल टू +-n/2। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, आपको किसी भी आयन का टोटल स्पिन निकालना हो, टोटल स्पिन ऑफ एन आयन, ये होता है +-n/2, ये फॉर्मूला होता है। वेयर n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे मान लो इसी का निकालना है, क्रोमियम आयन का ही निकालना है टोटल स्पिन, अभी हम लोगों ने किया भी है इसका। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम आयन का आया 4s0 3d3। ठीक है, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाले तो कितने आ गए, 3 आ गए। तो इसका जो s टोटल है, मतलब टोटल स्पिन को s टोटल से लिखते हैं, ये हो जाएगा +-3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। यस Yes. यस सर। तो किसी का भी निकाल सकते हो, बस वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। ये अच्छा टोटल स्पिन, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल स्पिन का मतलब क्या है। देखो पूरे सबसेल में देखा जाए तो 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और पूरे सबसेल का नेट स्पिन जो है वही टोटल स्पिन है। और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, आइदर +½ और -½ मान लेते हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन अभी जिनका एरो अपवर्ड है वो सारे क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो इनका सभी का एस क्या हो जाएगा, +½ +½ +½ तो अगर मैं टोटल इसका ले लूं, टोटल कितना हो जाएगा, +3/2। +3/2। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप, जैसे हुंस ने क्या बोला था, हुंड ने बोला था
कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए सेम स्पिन में। तो हो सकता है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहा हो, पहले एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फिल हो रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर मुझे इन तीनों का स्पिन क्या लेना पड़ेगा, -12। तो उस केस में टोटल कितना आएगा, -3/2। इसलिए वो प्लस और माइनस दोनों साइन लेके निकालते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो +12 भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और -12 भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में +-n/2। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है, अगर आपसे कभी कोई डिफिनेशन पूछे कि बताओ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इनकी जो बुकिश डिफिनेशन है, बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देता है। ठीक है, पैरामेटिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन को ऐसे इन आयन का आप सॉल्यूशन बना लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो इनका सॉल्यूशन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक बैलेंस है, ये एक मैग्नेटिक बैलेंस है, इधर आपने कोई सब्सटेंस रखा और इधर आपने वेट वेट रखा, इस समय ये बिल्कुल नल पॉइंट पे है, मतलब कि ये बिल्कुल बैलेंस है, दोनों तराजू मतलब दोनों पड़ले बिल्कुल बराबर हैं, सेम लेवल पे हैं, है ना, और नीचे यहाँ पे मैग्नेट लगे हुए हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी ऑफ है, मैंने बी की वैल्यू 0 ले ली, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्विच ऑफ है। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अचानक स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन करने पे ये वाला तराजू मतलब ये वाला पड़ला नीचे की तरफ बेंड आने लगा, है ना, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे ही होने लगी। ठीक है, और ये ऊपर पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे, इस सब्सटेंस को पैरामेट्रिक बोलेंगे कि डायमेट्रिक बोलेंगे, पैरा पैरामेट्रिक, है ना। तो ऐसे पहचाना जाता है, मतलब प्रैक्टिकली, क्योंकि देखो हम लोग प्रैक्टिकली कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं, हम लोग एटम में अंदर घुस के उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना गिन पाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो फॉर्मूला है वो तो थ्योरेटिकली यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किए और पता चला कि इधर वाला जो सब्सटेंस जिसमें रखा था वो वाला पड़ला नीचे की तरफ आने लगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ पुल करने लगा, तो हम लोग बोल देंगे पैरामेट्रिक है। अगर इसका उल्टा सीन देखे, उल्टा ये रिपेल होने लगे, ये पड़ला ऊपर पहुंच जाए ये नीचे आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ऐसे मतलब हम लोग प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास कितने बजे से है, 11 बजे। 11 बजे, ओहो, चलो अच्छा, ये 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको भेज दूंगा, ये इसी मैग्नेटिक मोमेंट पे भेज दें, है ना, ये आप लोग ट्राई करिएगा, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी पे, एक ये है एक ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये 99% हो गया है, एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, श्रोडिंगर वाला एक टॉपिक है, वेव वाला, उसमें कुछ ग्राफ आप लोगों को पढ़ाने हैं मुझे। ठीक है, तो बाकी आप लोग सीट अब लगा सकते हो, तो सीट आपकी लग जाएगी। ठीक है, सीट आप लोग लगा लीजिएगा और अगली क्लास में बोलो तो डिस्कस कर दे सीट, है ना, क्योंकि अभी डिस्कस हुई नहीं ना सीट इसकी भी, अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। अच्छा, मोल की पहले करना चाह रहे हो हैं, यस सर, मुझे लग गई थी। अच्छा चलो ठीक है, मोल की पहले कर देंगे, लेकिन ये वाली भी आप लोग लगाना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन कई मतलब अच्छे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को करने में। ठीक है, चलो अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, बाकी आप लोग अटेम्प्ट करो
और नेक्स्ट क्लास में जो बच्चा है उसको करा के फिर मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा तो फिर ठीक है, ज्वाइन कर लो, मैं बस है ना फाइनल कर रहा Thank you, sir. Thank you, sir. हूँ। ओके।